इसकी बात करें 1600 से लेके 1773 में, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हुई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया एंड सेकेंड पॉइंट, इन 1765 कंपनी ऑब्टेन्ड दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब होता है राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स कंपनी को मिले थे बस। 1773 में ब्रिटिश क्राउन ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर क्वेश्चन आता है तो वो होंगे वॉरेन हेस्टिंग। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग की है। इम्पॉर्टेंस की बात करें इस एक्ट की तो मेनली 3 इम्पॉर्टेंस है, 3 पॉइंट की जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो इस एक्ट का ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इससे पहले तक ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर रहे थे कंपनी के अफेयर्स को। कंपनी आर्बिट्रेरी मैनर में खुद ही अपने अफेयर्स को मैनेज करती थी। दस द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिंस फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मानी जा सकती है। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री थी वो उसकी शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कंपनी के क्या होंगे इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। क्या सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक आया? क्यों 1600 से लेके 1773 तक लगभग 173 ईयर्स तक ऐसे किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी? तो ऐसा क्या हुआ कि 1773 में ब्रिटिश क्राउन को रेगुलेट करना पड़ा कंपनी के अफेयर्स को? इसका एक रीज़न था बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। इन दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और उसकी वजह से जो नवाब ऑफ अवध था एंड मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम, दोनों के दोनों अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए थे। उनके प्रोविंसेस भी अब ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में आ गए थे। दूसरी चीज़ थी बंगाल एंड बिहार में ड्यूअल सिस्टम जो कि रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे। इस ड्यूअल सिस्टम में क्या था कि दीवानी राइट्स मतलब राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्सेस ये कंपनी ने अपने पास रख लिए थे और जो निज़ामत राइट्स थे जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सारे राइट्स नवाब्स को दे दिए थे। अब हुआ क्या कि कंपनी के पास पैसे आ रहे थे, रेवेन्यू कंपनी के पास था, तो उनके पास रिसोर्सेस थे बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और जो नवाब्स थे उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना था, एफिशिएंटली चलाना था, उनके जो प्रेसिडेंसी में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़रूरतों को भी देखना था, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना था। तो इस तरीके से नवाब्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से 1773 के एक्ट को लाना पड़ा। थर्ड रीज़न था ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस। काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ गया था कंपनी के ऊपर। एक रीज़न ये था कि जो इनके ऑफिशियल्स थे उन पे आए दिन करप्शन, नेपोटिज्म, इनके चार्जेस लगते रहते थे, ऐसे एलिगेशंस लगते रहते थे। नंद कुमार केस एक बहुत ही फेमस केस हुआ था, इसे आप ज़रूर देखिएगा। ये भी एक रीज़न बना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने के लिए। उसके बाद एक रीज़न था कि एक बहुत ही ख़तरनाक फेमाइन आया था बंगाल में जिसकी वजह से बंगाल में बहुत ज़्यादा हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का लॉस हुआ था। की फीचर्स ऑफ द एक्ट, की फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर तो यही था गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और जो अदर प्रोविंसेस थे जैसे मद्रास, उड़ीसा, बिहार, इनको बंगाल के अंडर में कर दिया गया।
फिर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 ईयर टू 4 ईयर्स। इससे पहले क्या होता था, जो भी मेंबर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंट किए जाते थे वो 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे और 1 साल बाद सारे के सारे रिटायर हो जाते थे। बट अब ये रूल आया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनके जो जिसमें 24 मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया जाएगा और वो 4 साल तक रहेंगे और हर साल उनमें से 1/4 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते रहेंगे, मतलब 6 मेंबर्स हर साल रिटायर होते रहेंगे और फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे उनका फर्दर रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। गवर्नर was to be assisted by an executive council of 4 members sent from England। तो इसे ही गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया और यहाँ पे जो भी डिसीज़न लिया जाना था वो गवर्नर नहीं लेता अकेले, गवर्नर की पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलके लेती और मेजॉरिटी वोट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता कि क्या डिसीज़न लेना है और क्या डिसीज़न नहीं लेना है। और यही इस एक्ट की एक बहुत बड़ी कमी भी थी जिसको हम आगे देखेंगे। दिस एक्ट सेट अप सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा इन 1774। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 3 जूनियर जजेस। एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया गया कैलकाटा में जहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 3 जूनियर जजेस अपॉइंट किए गए। जो सुप्रीम कोर्ट थी ये गवर्नर जनरल काउंसिल से इंडिपेंडेंट थी। It prohibits the servant of company from trading in any private trade or accepting any gifts from natives। जो करप्शन और ये सारे चार्जेस लगते थे इसको ख़त्म करने के लिए एक्ट में एक प्रोविज़न लाया गया कि कोई भी कंपनी का जो सर्वेंट होगा वो किसी और प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही किसी लोकल अथॉरिटी से कोई गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट करेगा। 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस एक्ट ने की थी वो ये थी कि इट पुट एन एंड टू द आर्बिट्रेरी रूल ऑफ द कंपनी। इसने जो आर्बिट्रेरी मनमाने ढंग में कंपनी रूल कर रही थी उसको ख़त्म कर दिया। एंड इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल फ्यूचर इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू द गवर्निंग ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट के लिए ये इस एक्ट ने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। जो भी डिसीज़न लेना था वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स थे उनके मेजॉरिटी डिसीज़न से होना था और ऐसा भी नहीं था कि गवर्नर जनरल को अगर कोई डिसीज़न नहीं सही लगता है तो उसके पास वीटो पावर हो और वो उस पर वीटो एक्सरसाइज कर दे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मेजॉरिटी डिसीज़न कई बार मैटर्स पे नहीं आ पाता था, इसकी वजह से डिसीज़न लिया ही नहीं जा पाता था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अदर मेंबर्स में और गवर्नर जनरल में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु वर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी। इसने जो इंडियन पीपल थे जो कि टैक्सेस पे कर रहे थे, जिनकी वजह से कंपनी की इनकम थी, उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया। ये एक्ट करप्शन को कंट्रोल कर पाने में भी सक्षम नहीं रहा, नहीं कंट्रोल कर पाया बहुत अच्छे तरीके से ये करप्शन को। एंड एक और चीज़ जो इसमें ये हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप तो कर दिया गया था बट उसकी पावर्स क्या होंगी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इस एक्ट में डिफ़ाइन नहीं की गई थी। However, many of these defects were rectified by Act of Settlement of 1781। इसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में।